गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में या लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में या साधारण लैंग्वेज में कहें तो फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये एक ऐसा एरिया है जहां से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, और चाहे वो 9th क्लास का बच्चा हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आता ही आता है। इसीलिए अब मैं आपके सामने इस क्लास में फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर। देखिए स्टूडेंट्स, ऑथर्स ऑफन यूज फिगर्स ऑफ स्पीच इन बोथ लिटरेचर एंड पोइट्री टू एनहांस देयर राइटिंग। देखिए जितने भी ऑथर्स हुए, चाहे वो विलियम शेक्सपियर हो, चाहे वो जॉन मिल्टन हो, या और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, जितने भी राइटर्स हुए सब ने अपनी लैंग्वेज में अपनी जो उन्होंने लिटरेचर लिखा है, चाहे वो ड्रामा लिखे हो, पोइट्री लिखे हो, उन सब के अंदर दे यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, व्हाई? टू इनहेंस देयर राइटिंग, अपनी राइटिंग को बढ़िया दिखाने के लिए। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है ये फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या है? ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच दे प्रेजेंट ऑर्डिनरी थिंग्स इन न्यू और अनयूजुअल वेज। देखिए फिगर्स ऑफ जो स्पीच होते हैं वो ऑर्डिनरी चीजों को एक नए तरीके से या अनयूजुअल तरीके से, ठीक है, बिल्कुल नए तरीके से, अनयूजुअल तरीके से हमारे सामने रखते हैं। दे कम्युनिकेट आइडियाज दे कम्युनिकेट आइडियाज डेट गो बियॉन्ड द वर्ड्स यूजुअल लिटरल मीनिंग। ठीक है, तो ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं ऐसे आइडियाज हमें शो करते हैं, ठीक है, जो कि उनके लिटरल मीनिंग से क्या होते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे अब ये एग्जाम्पल देखिए आप, अब ये जो लड़का है ये बाहर देख रहा है और इसने क्या, वाओ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर। ठीक है, क्या कहा? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर। अब यहां पर इसका डॉग है और यहां पर कैट है। कह रहे भैया बाहर कुत्ते और बिल्ली बरस रहे हैं। दे आर कंफ्यूज्ड। अब इस लड़के ने जो बोला इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर, इस लड़के का कहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं था कि बाहर क्या हो रही है, एनिमल्स की बरसात हो रही है। इसके कहने का मतलब है बाहर बहुत तेज बरसात हो रही है। तो सिंपल सा ये कहने की बजाय कि बाहर बहुत तेज बरसात हो रही है, इसने बोला इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जो ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है ना, उससे अलग होते हैं ये, और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। तो इनको हम मेनली यूज करते हैं, क्यों? टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। whenever you say something but you don't mean it literally, you are using a figure of speech। देखिए जब भी हम कुछ कहते हैं लेकिन हम जो कह रहे हैं उसका मतलब वो नहीं होता जो हमने कहा, तो इसका मतलब क्या है, हम वहां पर क्या कर रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था, है ना, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, है ना, तो वहां कहने का मतलब वो नहीं था जो उसने बोला। अब देखिए, अब जैसे आपकी मदर ने कहा, फॉर एग्जाम्पल let's say you are about to head out to the store and your mother says you better take a jacket, it's raining cats and dogs out there। ठीक है, तो मदर ने कहा कि भाई आप स्टोर जाने वाले हो, मम्मी ने कहा कि आप एक काम करिए, जैकेट लेके जाइए, बाहर क्या है, मूसलाधार बारिश बरसात हो रही है। तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश होना या बहुत जबरदस्त बारिश होना। ठीक है, तो मम्मी ने जो कहा वो मतलब नहीं था, मतलब था बहुत जबरदस्त बरसात होना। ठीक है ना, मम्मी का कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि एनिमल्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब जो कहा गया हो वो मतलब ना हो, उससे उसका डिफरेंट मीनिंग हो। ठीक है, जब भी ऐसा होता है तो हम वी आर यूजिंग फिगर्स ऑफ स्पीच। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड फिगरेटिव लैंग्वेज? ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया अभी तक, देखते हैं। लिटरल लैंग्वेज क्या होती है? लिटरल लैंग्वेज मीन्स डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग होना, उसको कहते हैं हम लिटरल लैंग्वेज। लैंग्वेज दैट मीन्स व्हाट इट अपीयर्स टू मीन, अवॉइडिंग, है ना, एग्जैगरेशन, मेटाफोर एंड एम्बेलिशमेंट। जो लिटरल लैंग्वेज में होता है, हम चीजों को बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करते, ना मेटाफोर का इस्तेमाल होता है, ना कोई किसी डेकोरेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, कंफर्मिंग टू मोस्ट ऑब्वियस मीनिंग ऑफ अ वर्ड, मतलब
जो कहा गया है उसका एग्जैक्ट वही मीनिंग होता है, उसको हम कहते हैं लिटरल लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा लिटरल लैंग्वेज होती क्या है। अब हम बात देखिए, जैसे लिटरल लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं, द वेदर इज ब्यूटीफुल टुडे। ठीक है, क्या कहा गया है, वेदर कैसा है, ब्यूटीफुल है। इसका मतलब वही है जो हमें अभी नजर आ रहा है, इसीलिए यहां पर कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, लिटरल लैंग्वेज। दूसरा देखते हैं, द ग्रेट बैटल ऑफ प्लासी फॉट इन 1757। ठीक है ना, जो प्लासी का जो बैटल है वो कब हुआ था, 1757 में। यहां पर भी यही कहने का मतलब है कि भाई जो दिख रहा है वही मीनिंग है इसका। इन अदर वर्ड्स, लिटरल लैंग्वेज क्या होती है, मीन्स एग्जैक्टली व्हाट इट सेज, जो लिखा है वही उसका मतलब है, वर्ड फॉर वर्ड, दैट इज लिटरल लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आएगा आप लोगों को लिटरल लैंग्वेज क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज की। लैंग्वेज दैट गोज बियॉन्ड द नॉर्मल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड। ठीक है, ऐसी भाषा जिसका मतलब नॉर्मल मीनिंग से काफी अलग हो, उससे आगे उसका मीनिंग निकल जाए, उसको हम कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज। इट इज बेस्ड ऑन और मेकिंग यूजेस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगरेटिव लैंग्वेज में वी यूज फिगर्स ऑफ स्पीच, मेटाफोरिकल लैंग्वेज बोलते हैं इसको हम। ठीक है, एंड दैट इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय अ फिगर और सिंबल। पोएम्स में आपने देखा होगा फिगर या सिंबल्स वगैरह होते हैं, जो वो दिखते हैं एक्चुअल में उनका मीनिंग ऐसा नहीं होता, उनसे क्या मीनिंग उनका डिफरेंट होता है, दैट्स व्हाई दैट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाउ यहां पर देखिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, लिटरल मींस वर्ड मीन एग्जैक्टली व्हाट दे से, जैसा लिखा वैसा ही मीनिंग। फिगरेटिव में क्या होता है, जो जैसा लिखा वैसा मीनिंग नहीं, दे इम्प्लाई समथिंग एल्स, कुछ और मीनिंग होता है। इसमें लिटरल में डायरेक्टली बात बोलते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज में इमेजिनरी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग हार्ड आउटसाइड, साधारण भाषा में कहें तो बाहर बहुत तेज बरसात हो रही है, हम लिटरल लैंग्वेज होगी ये। लेकिन अगर हमने कहा नहीं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो ये होगी हमारी फिगरेटिव लैंग्वेज। ठीक है, आगे बात में, फिगरेटिव लैंग्वेज हेल्प्स द राइटर पेंट अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड यूजिंग कंपैरिजंस। फिगरेटिव लैंग्वेज में, ठीक है, जो राइटर है वो पिक्चर पेंट करता है रीडर्स के माइंड में कंपैरिजंस वगैरह का यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको फिगरेटिव लैंग्वेज और लिटरल लैंग्वेज में मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच इज अ रिटोरिकल डिवाइस दैट अचीव्स अ स्पेशल इफेक्ट बाय यूजिंग वर्ड्स इन अ डिस्टिंक्टिंग वे। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, एक रिटोरिकल डिवाइस है जिसके अंदर स्पेशल इफेक्ट लाता है राइटर वर्ड्स को यूज करके, इन अ डिस्टिंक्टिंग वे, एक अलग तरीके से वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और व्हाई दीज दे आर यूज्ड इन लैंग्वेज, फिगर्स ऑफ स्पीच टू एम्बेलिश लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज को सजाने के लिए। नॉर्मल नॉर्मल तो चीजें होती हैं, लेकिन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, लैंग्वेज को सजाने के लिए जो है राइटर्स हैं, दे यूज फिगर्स ऑफ स्पीच। अब ये फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत टाइप के हैं। सबसे पहला टाइप है फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन कंपैरिजन, जिसमें सिमिली आता है, आप सब लोगों ने सुना होगा, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर फिगर्स ऑफ स्पीच, दे आर बेस्ड ऑन कंपैरिजन। नेक्स्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन एसोसिएशन, जुड़ाव पर बेस्ड जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे मेटोनमी एंड सिनेक्डकी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। थर्ड फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन साउंड इफेक्ट, साउंड इफेक्ट्स पे ये फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड है, जैसे ओनोमेटोपिया। ठीक है स्टूडेंट्स, एलिट्रेशन, एजोनेंस, पन, ये आप सब लोगों ने सुने होंगे, ये ओनोमेटोपिया, एलिट्रेशन वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नाउ फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन कॉन्ट्रेरी और ऑपोजिट आइडियाज, एंटीथेसिस, पैराडॉक्स, आयरनी। ठीक है स्टूडेंट्स, देन फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ एम्फेसिस, हाइपरबोली, अंडरस्टेटमेंट, लाइटटीज, एनाफ्रा, rhetorical question, oxymoron, euphemism, epithet, transferred epithet। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफी सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। ये जो हमारी ये जो वीडियो है, ये पार्ट 1 है फिगर्स ऑफ स्पीच की। इसके अंदर हम बेसिकली वो फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे जो मोस्टली 12th क्लास तक आते हैं। ठीक है, मोस्टली जो 12th क्लास तक आते हैं, ज्यादातर एग्जाम्स में हम उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उन फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे जो थोड़े से और हाई लेवल के हैं, जो कि आगे आपके मतलब ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में
आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। क्या है? सिमिली। सिमिली को हिंदी में हम उपमा अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। अब ये क्या है? अ सिमिली इज अ फिगर इन विच अ कंपैरिजन इज मेड। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंपैरिजन होता है, पहली बात। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन किया जाता है। ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग टाइप की होती हैं। विच आर अलाइक एटलीस्ट इन वन पॉइंट। ठीक है, अब ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन इनके बीच में क्या होगा? कम से कम एक बात कॉमन है। ठीक है, आरी भाषण में है अलग अलग, लेकिन एक बात कॉमन है। तो जब कंपैरिजन किया जाए दो अलग अलग चीजों में, और सबसे बड़ी बात, सबसे जो अलग से जो पहचान है सिमिली की, वो क्या है? लाइक और एज। जहां कहीं भी अगर आपको लाइक नजर आ जाए या एज नजर आ जाए, तो समझ लीजिए वहां पर कौन सा है? सिमिली है। हिंदी में कहें तो उपमा अलंकार है। ठीक है, और इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू मेक द डिस्क्रिप्शन मोर एम्फेटिक और विविड। ठीक है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन, हम जिस भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं उस पे और ज्यादा हम उसको एम्फसाइज कर रहे हैं या उसको माइन्यूटली दिखा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कॉमन पैटर्न है सिमिली का वो है वर्ब, लाइक और अ, और उसके बाद आता है नाउन। जैसे द मून इज शाइनिंग ब्राइट लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ठीक है, ये जो मून है, इट इज शाइनिंग, ये चमक रहा है। कैसे चमक रहा है? जैसे डायमंड चमकता है। ठीक है, यहां पर मून के शाइन होने का कंपैरिजन किया जा रहा है किससे? डायमंड से। ठीक है स्टूडेंट्स, मून का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? डायमंड से। कि जैसे मून है ना, मून कैसे चमक रहा है? जैसे डायमंड चमकता है, बाय यूजिंग लाइक। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एज का इस्तेमाल होता है। मैंने कहा एज, उसके बाद बीच में एडजेक्टिव आता है और फिर एज आता है। जैसे द किड्स बैकपैक वाज एज हैवी एज अ बैग फुल ऑफ रॉक्स। ठीक है, अभी इस बच्चे का जो बैग दिख रहा है, ये कितना है? ये ऐसा, मतलब इतना भारी है जैसे कि इसके अंदर क्या भरे हों, है ना, एज इट इज फुल ऑफ रॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अरे बस मतलब बहुत भारी है कहने का मतलब है। यहां पर बैग का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? बैग फुल ऑफ रॉक्स से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिमिली आ गया होगा आपको समझ में। लाइक और एज आपको बिल्कुल याद रखना है, जहां पर भी लाइक और एज आ जाएगा वहां क्या है? सिमिली। हिंदी में कहें तो उपमा अलंकार। आगे चलते हैं। अब यहां और देखिए लाइक और एज का। द चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन द बफे लाइक लोकस्ट। जो बच्चे हैं वो एकदम से टूट पड़े, ठीक है, बफे पे, जैसे कि टिड्डियां फसल पे टूट पड़ती हैं। तो यहां पर जो ये स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, इनका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? लोकस से। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हर आईज वर एज ब्लू एज सफायर्स। उसकी आंखें क्या है? वो क्या है? नीली थी, जैसे कि क्या हो? सफायर्स हो। सफायर्स बेटा प्रीशियस स्टोन होता है और ये नीला होता है। ठीक है, काफी इसलिए आंखों का कंपैरिजन किससे किया गया है? सैफायर से। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कह रहा हूं लाइक और एस को मत भूलना। जहां लाइक एस आ जाए वहां क्या होगा? सिमिली होगा। क्या होगा? सिमिली होगा। अब हम बात करते हैं मेटाफर की। इसकी बात करते हैं मेटाफर की। इसको हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। ये क्या होता है? अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। ठीक है, मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली भी बोलते हैं। और इसके अंदर भी कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में, ऑफ अनलाइक नेचर, जिनका नेचर अलग अलग है, लेकिन इनके अंदर क्या लाइक और एज नहीं होता। इट इज ओमिटेड। ओमिट मतलब भूल जाना। ठीक है, सिमिली के अंदर क्या होता है? लाइक का इस्तेमाल होता है, लाइक या एज का, लेकिन मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। देयर इज नो लाइक और नो एज। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज अ लायन इन द बैटल। ठीक है, युद्ध के अंदर वो शेर था, मतलब शेर जैसा था। मतलब जैसे शेर लड़ता है ना युद्ध के अंदर, उसी तरीके से वह लड़ा। समझ में आ रही है? तो यहां पर इस बंदे का कंपैरिजन किससे किया गया? लायन से किया गया। उसको शेर बताया गया, लेकिन यहां पर ना तो लाइक आया है और ना एज आया है, इसलिए यहां पर क्या है? मेटाफर है, रूपक अलंकार है। द स्नो इज अ व्हाइट ब्लैंकेट। यहां पर जो स्नो का कंपैरिजन व्हाइट ब्लैंकेट से किया गया है। जैसे सफेद चादर होती है ना, सफेद कंबल होता है, वैसे ही है स्नो। ठीक है स्टूडेंट्स, ही इज अ शाइनिंग स्टार। ठीक है, यहां पर ही का कंपैरिजन किससे किया गया है? शाइनिंग स्टार से। ठीक है स्टूडेंट्स, जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है इसी को इंप्लाइड सिमिली भी बोलते हैं, मेटाफर को। क्लियर है स्टूडेंट्स? आ रही बात समझ में? और एग्जांपल्स देखिए,
ऑल रिलीजन्स, आर्ट्स एंड साइंसेज आर ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री। ठीक है, रिलीजन है, जितने भी रिलीजन्स होते हैं, आर्ट्स होते हैं या साइंस होते हैं, ये सारी की सारी जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ के ब्रांचेस होती हैं, उसी तरीके से ठीक है ये भी एक ही ट्री की ब्रांच है, इस रिलीजन, आर्ट्स और साइंस। यहां पर रिलीजन, आर्ट्स और साइंस का कंपैरिजन किससे किया गया है? ब्रांच से किया गया है। जैसे पेड़ की शाखाएं होती ना, ये भी ऐसी शाखाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रही बात समझ में? ये है मेटाफर। आगे चलते हैं और देखिए मेटाफर समझाने के लिए, जैसे देखो ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सॉरी वाइस प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो सरदार पटेल वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल। तो ये जो है इनको हम कहते हैं ना कि इनकी जो इच्छा शक्ति, इनकी जो विल है, वो इनको लौह पुरुष कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो लौह पुरुष कहने मतलब ये नहीं कि ये लोहे के थे, लौह पुरुष मतलब इनकी जो विल है ना, इनकी जो इच्छा शक्ति है वो लोहे जैसी मजबूत थी। यहाँ पे देखिए, सरदार पटेल वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, इट मीन्स दैट हिज विल इज एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन। ठीक है, इनकी विल को आयरन जितना स्ट्रॉन्ग बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट यहाँ एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ये किसका एग्जांपल हो गया? मेटाफर का। ऐसे ही देखिए जी, ये है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है हमारी हिस्ट्री के, महाराणा प्रताप या राणा प्रताप भी बोल देते हैं लोग इनको। ठीक है, तो इनको कहा कि महाराणा प्रताप वॉज द लायन ऑफ मेवाड़। ठीक है, ये मेवाड़ के क्या थे? लायन थे, शेर थे। तो यहां पर देखिए, अब शेर तो नहीं थे, ये थे तो इंसान ही, लेकिन यहां पर इनका कंपैरिजन, जैसे शेर होता है ना, कितना बहादुर होता है, तो शेर जितने ही ये बहादुर थे महाराणा प्रताप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से कह रहा हूं कि मैं यहाँ एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं होता, कंपैरिजन होता है, लेकिन विदाउट यूजिंग एज और लाइक। जब ऐसा होता है तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेटाफर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। देखिए, एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ मेटाफर। हर सिमिली को हम क्या मेटाफर में बदल सकते हैं, और हर मेटाफर को एक्सपेंड किया जा सकता है सिमिली के अंदर। जैसे देखिए एग्जांपल, आकाश फॉट लाइक अ लायन। आकाश क्या है? शेर की तरह लड़ा। तो यहां देखिए लाइक आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? सिमिली है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आकाश वॉज अ लायन इन द फाइट। आकाश जो है वो क्या है? लड़ाई के अंदर क्या था? शेर था। तो यहां पर क्या है? आकाश को शेर बुलाया गया है, मतलब समझ रहे हो? तो मतलब बहादुरी से बताया गया कि भी आकाश कितना बहादुर है, जैसे शेर लड़ता है। तो यहां पर क्या है? मेटाफर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां लाइक और एज आ जाए वहां सिमिली, और जहां नहीं आए, कंपैरिजन हो विदाउट यूजिंग लाइक और एज, वहां है मेटाफर। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया मेटाफर और सिमिली का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन यू गिव ह्यूमन क्वालिटीज एंड ह्यूमन फीचर्स टू एन ऑब्जेक्ट, एनिमल और आइडिया। पर्सोनिफिकेशन कब होता है? जब हम क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं। किसको? एक ऑब्जेक्ट को, एक एनिमल को, या किसी आइडिया को। मतलब जब किसी हम नॉन लिविंग थिंग को या किसी जानवर को या किसी आइडिया को, किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से शो करें कि जैसे उसमें क्या हो, ह्यूमन क्वालिटीज हो, इंसानों की क्वालिटीज उसको हम दे दें, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, और हिंदी में इसको कहा जाता है मानवीयकरण अलंकार। क्या कहा जाता है? मानवीयकरण, मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, मतलब निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की तरह दिखाना। ऐसे आगे देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल्स हैं। दैट बॉटल ऑफ वाइन इज कॉलिंग माय नेम। देखिए, कोई कह रहा है कि ये जो वाइन की बोतल है वो उसको बुला रही है। अब देखिए, वाइन की जो बोतल होती है आपको पता है वो बोल नहीं सकती है, लेकिन राइटर ने इस तरीके से दिखाया है कि जैसे ये क्या है, बोल रही हो। तो बोलने का काम तो इंसानों का है, इसलिए यहां पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही द सन इज स्माइलिंग ऑन अस टुडे। जो सूरज है वो क्या कर रहा है? स्माइल कर रहा है। सूरज तो स्माइल कर ही नहीं सकता, स्माइल करने का काम तो इंसानों का होता है। तो यहां पर सन को क्या है? ह्यूमनली ट्रेट्स दे दिए गए हैं। माई कंप्यूटर स्टबनली रिफ्यूज टू स्टार्ट। तो ठीक है, मेरा कंप्यूटर ने जो है स्टबन, स्टबन होता है जिद्दी, जिद में ठीक है स्टार्ट करने से मना कर दिया। अब देखिए, मना करने का काम भी कौन करता है? हम इंसान ही करते हैं। कभी हम एक्सेप्ट करते हैं, कभी हम रिफ्यूज करते हैं। द सोफा इज लुकिंग एट मी इनवाइटिंगली। ये जो सोफा है
वो कह रहा है कि भाई सोफा मेरी तरफ देख रहा था जैसे मुझे इनवाइट कर रहा हो। इनवाइट भी कोई सोफा नहीं कर सकता, इनवाइट भी इंसान ही करते हैं। ऐसे ही द रेन इज डांसिंग ऑन द रूफ, जो है रेन है वो डांस कर रही है ना। तो डांस कौन करते हैं? हम इंसान करते हैं, रेन तो कर ही नहीं सकती। लेकिन उसको इस तरीके से दिखाया गया है कि जैसे रेन डांस कर रही हो, मतलब रेन को ह्यूमनली क्वालिटी दे दी गई है, इसलिए यहां पर भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। द लीव्स डांस ऑन द विंड, जो पत्तियां हैं वो क्या है? डांस कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पत्तियां भी है ना, निर्जीव होती हैं, लेकिन उनको डांस करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ऐसे ही द एंग्री सोर वॉज विजिबल। ठीक है, अब ये जख्म देखिए, आपको वुंड दिख रहा है, ये जिसको इंग्लिश में सोर बोलते हैं। तो कहते हैं जो एंग्री सोर है, अब सोर को कैसा बताया गया है? एंग्री बताया गया है। तो जो एंग्री होने का काम भी इंसानों का ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है माई हार्ट वॉज कंपीटिंग विद माई हेड। मेरा जो दिल है वो कंपीट कर रहा है मेरे हेड से। तो कंपीट भी इंसान ही करते हैं। ठीक है, ये दोनों कंपीट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो जब किसी निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह दिखाया जाता है, ठीक है, उनके अंदर जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके अंदर ह्यूमनली ट्रेट्स डाल दिए जाते हैं, वहां पर होता है पर्सोनिफिकेशन, या हिंदी में कहें तो मानवीयकरण अलंकार। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा एपोस्ट्रोफी। क्या है? एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एड्रेस। देखिए इसके अंदर क्या करते हैं? वी एड्रेस एन इमेजिनरी पर्सन, एक इमेजिनरी पर्सन को या एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को या एक आइडिया को हम क्या कर रहे होते हैं? एड्रेस कर रहे होते हैं, संबोधित कर रहे हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं संबोधन। एपोस्ट्रोफी को क्या बोला जाता है? संबोधन। ठीक है, जब किसी इमेजिनरी पर्सन को, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को या आइडिया को संबोधित किया जाए तो वहां होता है एपोस्ट्रोफी। फॉर एग्जाम्पल्स, ओ रोज, हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक। ठीक है, अब यहाँ रोज को कह रहे हैं कि रोज आप कितने स्वीट हो, ठीक है, कितने ब्राइट हो, ठीक है, आपकी स्मेल कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर रोज को संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, कार प्लीज गेट मी टू वर्क टूडे, ओ कार आज ले चलना काम पे। ठीक है ना, तो यहां पर किसको संबोधित किया जा रहा है? कार को। ठीक है ना, या ओ लिबर्टी व्हाट थिंग्स आर डन इन दाई नेम। ठीक है ना, तो लिबर्टी को बोला जा रहा है कि आपके नाम पर क्या क्या काम हुए हैं। तो समझ में आ रहा है? मतलब जब भी हम एड्रेस करते हैं एक इमेजिनरी पर्सन को, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को या किसी आइडिया को, तो वहां होता है एपोस्ट्रोफी। और इसका जो है सिंपल सी इसकी जान पहचान, इसका जो है जो क्वालिटी है कैसे पहचान सकते हैं? आपको जनरली जैसे ओ मिलेगा, ठीक है, संबोधित करता हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आ गया होगा आप लोगों को एपोस्ट्रोफी समझ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। क्या है? एलिट्रेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। इसके अंदर क्या होता है? टू और मोर वर्ड्स दे बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट और सिलेबल। जब दो या दो से ज्यादा शब्द एक ही लाइन के अंदर सेम कॉन्सोनेंट या सेम सिलेबल से स्टार्ट होते हैं तो वहां होता है एलिट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी में कहे तो अनुप्रास अलंकार। जैसे सिक्स सिली स्वॉन्स वेंट स्विमिंग इन द सी। अब यहां देखिए एस 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 और एस, यहां पर भी एस है, इस तरीके से बार बार एस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर एलिट्रेशन है। क्या है? एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है पोटैटोज पीज एंड पंपकिन। देखिए पी पी पी, ठीक है, आर ग्रीन ग्रोसर्स गुड्स। अब यहां पर फिर जी जी जी, तो यहां पर जब बार बार सेम कॉन्सोनेंट है ना, ओ सॉरी, हाँ सेम कॉन्सोनेंट बार बार एक ही लाइन में दो या दो से ज्यादा शब्दों में आ जाए तो वहां होता है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे शी ऐसा आया, सेल्स में ऐसा आया, शी सेल्स फिर ऐसा आया, बाय द शी शोर में फिर ऐसा आया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये शी सेल्स बेच रही है, ये क्या है? ग्रीन ग्रोसर है, ठीक है, सब्जी वाला जो हम बोलते हैं। और यहाँ पर ये स्वॉन्स वगैरह हैं, सिक्स सिली स्वॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कौन सा है? एलिट्रेशन है। क्या है? एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है एजोनेंस। क्या है? एजोनेंस, इट इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर वोवल साउंड्स विद इन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। एजोनेंस में क्या होता है?
रेपिटेशन होता है किस चीज का? सेम और सिमिलर वॉवल साउंड, ठीक है, सेम वॉवल साउंड आएगी शब्दों के बीच में, फ्रेजेस के बीच में या सेंटेंसेस के बीच में। जैसे देखिए शी सीम्स, देखिए डबल ई आया है। टू बीम, देखिए साउंड आई ई, दोनों के दोनों देखिए क्या है, वॉवल है ये भी, यहाँ पर ई वॉवल है ना, यहाँ ई और ए वॉवल है। रेज ऑफ सनशाइन विद हर आईज ऑफ ग्रीन, फिर ई आ गया है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, वॉवल साउंड कहाँ आ रही है, विद इन वर्ड्स होती है, वर्ड्स के बीच में होती है। देखिए वर्ड्स के बीच में दिख रही है, यहाँ पर भी वर्ड्स के बीच में है, यहाँ पर भी वर्ड्स के बीच में है। तो जब वॉवल साउंड ऐसे वर्ड्स के बीच में रिपीट हो रही हो, ठीक है ना, तो वो वहां होता है रेजोनेंस, ठीक है। द रेन ए आई, इन स्पेन ए, मेन ए, इन द प्लेन ए, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है रेजोनेंस? रेजोनेंस को हिंदी में हम कहते हैं स्वर साम्य अलंकार, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। क्या है? ओनोमेटोपिया, अ फिगर, अ पोएटिक डिवाइस इन विच अ वर्ड, देखिए इसमें क्या होता है, एक शब्द की फॉर्मेशन होती है किस तरीके से, बाय इमिटेटिंग इट्स साउंड, उसकी जो साउंड है उसको इमिटेट करके, उसकी नकल करके, मतलब जैसे उसकी साउंड आ रही होती है ना वैसा ही वर्ड बना दिया जाता है उस, ठीक है, वहां होता है ओनोमेटोपिया, ठीक है। अभी कुछ वर्ड्स आपको देखिए, बूम, क्रैश, पो, वाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स इसके ओनोमेटोपिया के, जैसे व्हेन वी सी दिस, ये क्या है, हनी बी, यू ऑफन हियर दिस बजिंग, तो हनी बीज क्या करती हैं, दे बज, फोन्स क्या करते हैं, रिंग करते हैं, ठीक है। तो बज एंड रिंग आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ ओनोमेटोपिया, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनसे किसी की साउंड आती है उनको हम ओनोमेटोपिया बोलते हैं, वहां पर ओनोमेटोपिया होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे देखिए ये क्या है, काउ है, ये क्या है, काउ, काउस क्या करते हैं, दे मूव, ये क्या है, फायर क्रैकर्स, दे बूम, किस टाइप की साउंड आती है इनसे, बूम की। और ये है स्वॉन, स्वॉन क्या करते हैं, दे क्वैक। देखिए ये सारे के सारे जो ये शब्द मैं बता रहा हूं है ना, ध्वनि सूचक शब्द हैं, ठीक है। ओनोमेटोपिया को भी ध्वनि सूचक अलंकार बोलते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हाइपरबली। क्या है, हाइपरबली। A hyperbole is an extreme exaggeration. They create an overstatement that cannot be taken seriously. इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा exaggeration होता है, मतलब चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, ठीक है। They create an overstatement, overstatement होता है मतलब इतनी बड़ी बात होती नहीं है जितनी बड़ी बात इसमें दिखाई जाती है, और इसको हमें सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए। जैसे आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूं। अब देखिए घोड़ा क्या आप रियलिटी में खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, लेकिन यहां पर ये अपनी हंगर को शो करने के लिए कि वो कितना भूखा है, उस चीज को इसने काफी ज्यादा क्या है, बड़ा चढ़ाकर पेश किया है, ठीक है। ऐसे ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, ये जो लड़का है वो क्या है, हवा से भी तेज भागता है या भाग रहा है, ठीक है। तो अब हवा से तेज क्या कोई भाग सकता है? बिल्कुल नहीं भाग सकता है, लेकिन बोला गया कि हवा से तेज भाग रहा है, इसका मतलब क्या है, बहुत तेज भाग रहा है, ठीक है, मतलब बहुत इसकी बात को क्या है, बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, ठीक है। इसको हम हिंदी में हाइपरबली को बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे ही नेक्स्ट देखिए, दिस बैग वेज अ टन, इस बैग के अंदर क्या है, 1 टन वजन है। आपको लगता है 1 टन वजन है? नहीं ना, तो फिर लेकिन क्या है, मैंने बताया ना इसके अंदर चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, ठीक है। दैट इज हाइपरबली, हिंदी में कहे तो अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। क्या है? ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन को हम हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। क्या कहते हैं? विरोधाभास। अ पोएटिक डिवाइस विच ब्रिंग्स टू ऑपोजिट वर्ड्स और आइडियाज टुगेदर। ऑक्सीमोरोन की पहचान क्या है? दो ऑपोजिट वर्ड या आइडिया इकट्ठे आते हैं। जैसे दिस ग्लास इज फुली एम्प्टी, अब देखिए फुल, फुल मतलब भरा हुआ और एम्प्टी मतलब खाली, ये दो वर्ड्स इकट्ठे आ गए, तो यहां पर कौन सा है? ऑक्सीमोरोन है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, अ सीजन्ड एक्टर एक्ट्स नेचुरली। देखिए ये सीजन्ड एक्टर्स हैं शाहरुख खान एंड अमरीश पुरी, ठीक है। दे एक्ट नेचुरली। अब देखिए एक्ट में मतलब जब कोई एक्टिंग कर रहा हो तो बनावटीपन होता है, और नेचुरल में बनावटीपन नहीं होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक तरीके से ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, नहीं हो गए। नेक्स्ट देखिए, दोज चिल्ड्रन वर फाउंड मिसिंग
आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद ये जो बच्चे हैं वो गायब पाए गए। अब यहां पर देखिए मिस मतलब नहीं मिलना और फाउंड मतलब मिलना, तो ये दोनों भी क्या हो गए, ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, तो यहां पर क्या है, ऑक्सीमोरोन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखिए बिग बेबी। अब देखिए बेबी तो क्या होता है, छोटा होता है, अब बड़ा बेबी, ये और ठीक है, बेबी छोटा होता है और ये बिग वर्ड आ गया, तो बेबी मतलब छोटा और बिग मतलब बड़ा, तो देखिए ऑपोजिट आइडियाज हो गए, नहीं अपोजिट वर्ड्स हो गए। ऐसी ओपन सीक्रेट, सीक्रेट तो हम किसी को बताते नहीं है, लेकिन ये कहते हैं ओपन, जो सबको पता हो। ऐसे ही पैसिव एग्रेसिव, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स है। ओरिजिनल कॉपी, कॉपी तो समझते हो आप, किसी की कॉपी होती है, ओरिजिनल मतलब बिल्कुल जैसा दूसरा ना हो, तो ये भी ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। एलोन टुगेदर, एलोन अकेला, टुगेदर मतलब साथ साथ, ये भी ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। डेफनिंग साइलेंस, क्लियरली कंफ्यूज्ड, लिविंग जीवित और डेड में मृत। तो ऑक्सीमोरन से मैंने क्या, टू वर्ड्स, टू ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे आते हैं, वहां होता है ऑक्सीमोरन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है, इट इज एन एक्सप्रेशन डिजाइन टू कॉल समथिंग टू द माइंड। ठीक है, इसमें अंदर एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं तो हमारे माइंड में कुछ आता है, विदाउट मेंशनिंग इट एक्सप्लिसिटली। तो ठीक है, उसको हम क्लियरली मेंशन नहीं करते हैं। इट इज एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस, ये क्या होता है, एक इनडायरेक्ट या पासिंग रेफरेंस होता है। ठीक है, हरी बात समझ में, एक एक्सप्रेशन होता है, इट इज डिजाइन टू कॉल समथिंग टू द माइंड, जिससे दिमाग में कुछ आए, ठीक है, और उसको मेंशन भी नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ वुमन माइट से टू हर हस्बैंड, एक औरत ने अपनी हस्बैंड से क्या कहा, थैंक्स रोमियो। यहां पर रोमियो, उसने अपने हस्बैंड को क्या बोला है, रोमियो, मतलब रोमियो जैसी उसके अंदर क्या है, क्वालिटीज हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो आगे, इट्स नो वंडर एवरी वन रेफर्स टू मैरी एज अनदर मदर टेरेसा। इसमें कोई शक नहीं है कि मैरी को सब क्या पुकार रहे हैं, दूसरी मदर टेरेसा इन द मेकिंग, कि भाई मैरी मदर टेरेसा जैसी बनती जा रही है। शी लव्स टू हेल्प एंड केयर आफ्टर पीपल एवरीवेयर, वो क्या है, लोगों की हेल्प करती है, केयर करती है हर जगह, फ्रॉम द स्ट्रीट्स टू हर ओन फ्रेंड्स, है ना। तो यहां पर मैरी को देखो मदर टेरेसा से कंपेयर हो रहा है, लेकिन यहां पर एक्चुअल में मदर टेरेसा इन द मेकिंग मतलब जैसे मदर टेरेसा लोगों की हेल्प करती थी, लोगों की केयर करती थी, उसी तरीके से मैरी भी कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हरी बात समझ में। तो यहां पर क्या है, एल्यूजन, क्या है, एल्यूजन। और लास्ट हमारी आज की वीडियो का जो फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज रिटोरिकल क्वेश्चन। क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल क्वेश्चंस वी जनरली यूज इन स्पीच। ठीक है, स्पीच वगैरह के अंदर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसका काम क्या होता है, इट इज आस्क्ड जस्ट फॉर इफेक्ट और टू ले एम्फेसिस ऑन सम पॉइंट बीइंग डिस्कस। ठीक है, इसका काम जस्ट क्या होता है, इफेक्ट लाना या जोर देना किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, व्हेन नो रियल आंसर इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, रिटोरिकल क्वेश्चंस के अंदर जनरली हम आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, क्यों, आंसर अंडरस्टूड होता है, आंसर सामने वाले को भी पता होता है। ठीक है, दीज क्वेश्चंस दे आर नॉट इंटेंडेड टू आंसर। ठीक है, इनको पूछने का पीछे रीजन ये होता नहीं कि भाई इनका जवाब दिया जाए। जैसे ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ठीक है, ये बहुत ही फेमस लाइन है ओड टू वेस्ट विंड की। तो पीवी शैली इसमें पूछते हैं, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो सबको पता है अगर विंटर आ गया तो उसके बाद क्या है, स्प्रिंग आएगा ही आएगा। तो यहां पर कौन सा, ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया है, रिटोरिकल क्वेश्चन हो गया। मतलब इसमें पोएट हमसे क्या है, आंसर नहीं मांग रहा कि भाई हाँ स्प्रिंग आएगा कि नहीं आएगा, इट इज अंडरस्टूड कि स्प्रिंग विल बी देयर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज। क्या पैसा पेड़ पर उगता है। जनरली ये क्वेश्चन हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। जब भी हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं, बेटा पैसा क्या पेड़ पे उगता है। तो उनका अब वो हमसे आंसर नहीं मांगते, ये चीज अंडरस्टूड है कि नहीं पैसा पेड़ पे नहीं उगता, है ना, हार्ड अर्न मनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे बस उनका एम ये होता है कि बच्चा पैसे की इंपॉर्टेंस रियलाइज करे कि पैसा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो मैंने बताया रिटोरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हम आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ये जस्ट लोगों को सोचने पे मजबूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिटोरिकल क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, thanks for watching this video. This is the end of this video students.
अगर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच अब मेरी इस वीडियो के बाद समझ में आ गए हों तो प्लीज स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अपने यहाँ एक ये जो बेल होती है, इस बेल को भी क्या प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए और आप देखकर अपना ज्ञान बढ़ा लो इंग्लिश का, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।